अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 7 राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। अध्याय 6। अफसोस है, आदमी गायब हो गया। अरे फूल पटाखा, दरवाजा खोलो। चंद्रन ने नागेश के मजाकिया लेकिन सार्थक विशेषण पर मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा खोला। दोनों ने सिगरेट जलाई और बातचीत में लग गए। जब भी नागेश उसके कमरे में आता था, चंद्रन खुश हुआ। उसकी मजाकिया बात ने चंद्रन को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। नागेश भी चंद्रन द्वारा किए गए चुटकुलों का आनंद लेता था। नागेश काफी देर तक बातें करके बोर नहीं करता था, फटाफट चला जाता था। प्यार चला गया, संग में पद चला गया, पत्रिका संपादक महिमा चला गया। तुमने ऐसा क्यों किया? जहां तक मुझे पता है, किसी भी व्याख्याता ने कॉलेज में इतना शोरगुल नहीं मचाया है। मेरी बात सुनो, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अंग्रेजी साहित्य में कुछ शोध करो और PhD प्राप्त करने का प्रयास करो। यह जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम चाहो तो 10-15 साल बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तरह किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाओ और अपने सभी विचारों को फैलाने के लिए एक मंच मिलेगा, और किसी अखबार में हर रोज लिखो वही समझदारी है। इसे छोड़कर खुद को भ्रमित करते हो और कॉलेज के अंदर एक राजनेता के रूप में काम करके दूसरों को भ्रमित करते हो। मैं एक बात बताना चाहता था। तुमने परिपत्र जारी करके प्राचार्य को एक पखवाड़े का अल्टीमेटम दिया है। उस मामले को वैसे ही छोड़ दो। यदि तुम उपद्रव करना जारी रखोगे तो मौजूदा व्याख्याता की नौकरी भी चली जाएगी। चंद्रन के लिए नागेश की बातें एक चुनौती की तरह थी। यार, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो सर्कुलर किसी तरह का जोकर का काम लगेगा, है ना? चंद्रन ने जोरदार आवाज में कहा। सभी व्याख्याता यही बात कर रहे हैं। नागेश की बात खत्म होने से पहले दोनों एक साथ हंसे। नागेश ने चंद्रन को सोचने पर मजबूर किया। चंद्रा, कुछ देर सोचो। क्या कोई कॉलेज प्रिंसिपल अपने द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेगा? भले ही तुम छात्र हो तो तुम यूनियन के साथ हड़ताल पर जा सकते हो और कुछ धमकी देने की कोशिश कर सकते हो। तुम एक व्याख्याता हो। कितने छात्र तुम्हारे लिए हड़ताल करने को तैयार हैं? रघुत्तमन कहता है। चंद्रन जी ने कुछ काम जल्दबाजी में किया है। ऐसे में प्रिंसिपल से लिखित रूप में दिए गए आदेश को वापस लेने के लिए कहना बहुत मुश्किल है। एक व्याख्याता के लिए विद्यार्थी लोग हड़ताल करना शक की बात है। यह सुनकर चंद्रन को लगा कि उसने बिना सोच समझकर आवेश में आकर कदम उठाया है। अगर उसने मामले को वैसे ही छोड़ दिया तो
यह जानते हुए कि उसमें कोई ताकत नहीं है, उसे डर था कि प्राचार्य उस पर और भी जोर से हमला करेंगे। लेकिन उसने इसे नागेश को भी नहीं दिखाया। चंद्रन ने नागेश को कुछ श्रेय देते हुए उसकी राय पूछी। ठीक है, बताओ अभी क्या किया जा सकता है। हालांकि नागेश को इस बात पर गर्व था कि चंद्रन ने उससे उसका विचार पूछा था। उसने हवा में उड़ते बिना उत्तर दिया, अगले सप्ताह से 1 महीने के लिए बीमार छुट्टी ले लो। तुमने कॉलेज में जो धूल उड़ाई हो वह बैठ जाएगी। प्राचार्य सहित जो तुमसे नफरत करते हैं उनका मन बदल जाएगा। अगर तुम कॉलेज आओगे तो कोई तुम्हें भड़काएगा और तुम भी कुछ करोगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर मार्च में स्टडी लीव शुरू हो जाएगी तो ज्यादा क्लास नहीं होंगी। तुम कॉलेज आते हो, सीट पर बैठते हो और चले जाते हो। बेवजह किसी से बात मत करो। गर्मी की लंबी छुट्टियों में जो कुछ हुआ सब भूल जाएंगे। अगले वर्ष से नए चंद्रशेखर के रूप में एक नया जीवन शुरू करो। चंद्रन के लिए नागेश का विचार युद्ध की तैयारी कर रहे एक सेना कमांडर को जबरन छुट्टी पर घर भेजने जैसा था। हालांकि चंद्रन ने आधे अधूरे मन से इस विचार को स्वीकार कर लिया। जैसा कि तुमने कहा, मैं अंग्रेजी साहित्य पर एक शोध पत्र लिखने के लिए 1 सप्ताह से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं रात के 1 बजे तक केवल अंग्रेजी साहित्य की किताबें पढ़ता हूँ। मैंने राजनीति, समाज, दर्शन जैसे अन्य विषयों पर किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। चंद्रन अपने परिवर्तन के बारे में ऐसा बताया मनो नागेश उसे सुनकर संतुष्ट हो जाए। यह सही है। अगले महीने की 6 तारीख को राजेश्वरी की शादी है। क्या तुम भी आओगे? नागेश ने बातचीत को एक दिलचस्प दिशा में मोड़ दिया। चंद्रन चौंक गया, मानो उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने इसे छिपाए बिना अपनी मनोदशा प्रकट की। है भगवान, मैं निश्चित रूप से छुट्टी ले लूंगा। मैं राजी को हर एक की सीट पर जाकर निमंत्रण देते हुए नहीं देख सकता। अगर वह मेरी सीट पर आकर निमंत्रण देगी तो मेरा दिल रुक जाएगा। नागेश चंद्रन को देखकर दयापूर्वक मुस्कुराया। चलो, क्या करें? मुझे उससे तब तक प्यार करना है जब तक कोई दूसरी लड़की मिल जाए। क्या मैंने उषा से तब तक प्यार नहीं किया जब तक राजी मिली? ऐसा ही है। लेकिन जो यह पापी प्रिंसिपल कर रहा है, उससे लगता है कि संपर्क करने के लिए कोई लड़की ही नहीं मिलेगी। चलो, देखते हैं। चंद्रन ने अपने बारे में बात करना बंद कर दिया और ध्यान नागेश की ओर लगाया। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? नागेश ने अपने दाहिने हाथ से अपने बाल उठाया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि जल्द ही कहीं तय हो जाएगी। त्रिची में जन्मी और पलीबड़ी लड़की। 8वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई नहीं की। मैंने फोटो देखी। मुझे लड़की पसंद है। अगर कुंडली मेल खाती है तो यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चंद्रन ने नागेश के जीवन और दृष्टिकोण के बारे में सोचा। उनके मतभेदों के बावजूद दोस्ती ने उन दोनों को मजबूती से बांध दिया। यहाँ तक कि जब चंद्रन प्रसिद्ध हुआ और नीचे गिर गया, दोनों वक्त नागेश ने चंद्रन को श्रेय दिया।
नागेश ने चंद्रन की कुशलता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। नागेश हमेशा चाहता था कि चंद्रन जिंदगी में आगे बढ़े। एल नागेश से बात करने के बाद चंद्रन प्राचार्य से लड़ने की बात छोड़ दी। एल हालांकि कुछ छात्र उससे मिले और बात की, उनमें से 3/4 बस यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि वह क्या करने जा रहा है। एल प्रिंसिपल ने फिर से सभी प्रोफेसरों को बुलाया और सलाह मांगी कि चंद्रन द्वारा जारी परिपत्र के बारे में क्या करना है। प्रोफेसरों को यह उचित लगा कि प्राचार्य चिंतित थे कि अगर उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो अन्य व्याख्याताओं में उनके लिए सम्मान और डर खत्म हो जाएगा। अब प्राचार्य के मन में चंद्रन के प्रति न तो क्रोध था और न ही नफरत। प्राचार्य को आश्चर्य हुआ कि क्या चंद्रन का इतना क्रोधित होना आवश्यक था। एल प्राचार्य सोच रहे थे कि चंद्रन को कैसे सलाह देकर प्रगति के पथ पर लाए। प्रिंसिपल ने प्रोफेसरों की बैठक में दर्द भरी टिप्पणी की कि यद्यपि उनके पास चंद्रन को कॉलेज से निकालने का अधिकार था, लेकिन ऐसा करने और एक प्रतिभाशाली युवा के जीवन को बर्बाद करने का उनका निश्चित रूप से कोई इरादा नहीं था। प्रोफेसरों ने भी प्रिंसिपल की बात का समर्थन किया कि भले ही चंद्रन ने कुछ अनियमित काम किया हो, लेकिन उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। एल चंद्रन ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से सभी के मन में जगह बना ली थी और अब उन्होंने उसे सहारा दिया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि प्रिंसिपल को चंद्रन को एक पत्र जारी करना चाहिए जिसमें परिपत्र की निंदा की जाए और चेतावनी दी जाए कि यदि वह कॉलेज स्टाफ के नियमों का उल्लंघन करना जारी रखता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एल विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के ध्यान हेतु पत्र की एक प्रति कॉलेज नोटिस बोर्ड पर लटका दी जाए। अगले दिन अंग्रेजी प्रोफेसर ने चंद्रन को बुलाया और बहुत दयालु स्वर में कहा, मिस्टर चंद्रशेखर, कल प्रोफेसरों की बैठक में प्रिंसिपल ने आपके व्यवहार के बारे में बहुत दर्दनाक बात की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके मन में आपके खिलाफ कोई नफरत, गुस्सा या बदला लेने की इच्छा नहीं है। अब तक मैंने आपकी गतिविधियों के बारे में सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं उठाया है। मुझे अपने परिवार का रिश्तेदार समझिए। एल यह मेरे लिए दुखद था कि आपने प्राचार्य के खिलाफ प्रचार किया। सोचिए कि प्राचार्य ने आपको कितना मूल्य और महत्व दिया है। आपके पास प्रतिभा है। हम सभी चाहते हैं कि आप प्रगति करें और बेहतर बनें। प्रिंसिपल ने मुझसे यह पत्र आपको व्यक्तिगत रूप से देने के लिए कहा है। इस पत्र की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्णय लिया गया है। कुछ लोग इसे देख सकते हैं और आपको भड़का सकते हैं। कृपया भावुक होकर ऐसे कदम मत उठाइए जो प्रिंसिपल के साथ फिर से दुश्मनी पैदा करें। हम इसे केवल नोटिस बोर्ड पर लगा रहे हैं ताकि छात्रों और शिक्षकों के बीच नियंत्रण न टूटे। आपका अपमान करने के इरादे से नहीं। एल मैंने जो कहा उसके बारे में सोचें। अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा उसे दिए गए पत्र को पढ़ने के बाद चंद्रन हल्की मुस्कान के साथ अपनी सीट पर चला गया। अपनी चुप्पी से संकेत दिया कि उसकी लड़ाई जारी रखने की कोई योजना नहीं थी, जैसा कि प्रोफेसर को डर था। चंद्रन को दिए गए पत्र की एक प्रति शुक्रवार शाम को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। शनिवार से चंद्रन छुट्टी पर चला गया। कई छात्र
छात्राएं और व्याख्याता जो अब तक कभी नोटिस बोर्ड पर नहीं गए थे, उन्होंने प्रिंसिपल द्वारा चंद्रन को दिए गए पत्र की प्रति पढ़ी। आधे लोगों ने पढ़ा और चुपचाप वहां से चले गए। कुछ लोगों को चंद्रन पर दया आ गई और उन्होंने विरोध किया। अफसोस की बात है, एल किसी आदमी का इतना अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, वह आदमी जो खेल खेल रहा था, उसके लिए यही सही अंत है। एल मंगलवार को जब अर्थशास्त्र तृतीय वर्ष की छात्रा श्रीदेवी ने पत्र पढ़ा, तो वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि चंद्रन के चेहरे का भाव कैसे दिखता है। अंग्रेजी विभाग के कमरे में भागते हुए चंद्रन की सीट खाली पाई और राजेश्वरी के पास गई और पूछी, मैम, क्या श्रीमान चंद्रशेखर यहाँ नहीं है? मैंने उनको कल और आज नहीं देखा। मुझे लगता है कि वे छुट्टी पर हैं। दिल में चंद्रन को न देख पाने की पीड़ा के बावजूद राजी ने ऐसे उत्तर दिया जैसे उसे उसकी कोई परवाह नहीं था। श्रीदेवी ने अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा, अरे, तुम्हें पता है क्या? हमारे कॉलेज का हीरो चंद्रन फरार है। अफसोस है, उसे राजेश्वरी से प्यार हो गया। राजेश्वरी ने धोखा दिया। उसने यूनियन और मैगजीन में बड़े पिस्ता की तरह काम किया। प्रिंसिपल ने दोनों छीन लिए। एल बेचारे ने गुस्से में कॉलेज छोड़ दिया। छात्रों के बीच जोरदार ठहाके गूंजे। चंद्रन को डॉक्टर का प्रमाण पत्र मिला और उसने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखकर एक पखवाड़े की छुट्टी मांगी। एक पखवाड़े के बाद उसने फिर से पत्र लिखकर अपनी छुट्टी एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दी। एल चंद्रन ने अपना आधा समय अपने लॉज के कमरे में और आधा समय ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बिताया। किताबें पढ़ने की खुशी और संतुष्टि के बावजूद बाहरी दुनिया के विचार चंद्रन के मानसिक पटल पर प्रकट हुए और उसे परेशान करते रहे। जब उसे लगा कि वह प्राचार्य से नहीं जीत सकेगा तो वह बेसब्र और क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने मन में कई तरीकों के बारे में सोचा कि अगले साल प्राचार्य को कैसे हरा सकता है। एल चंद्रन को ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के भीतर प्रिंसिपल को हराना मुश्किल था। ऐसा सोचकर वह थोड़ा उदास हो गया। कई किताबें पढ़ने और इंग्लैंड की पत्रिकाओं में लेख भेजने के बाद चंद्रन ने कल्पना की कि अगर वे प्रकाशित होते तो क्या होता। वह खुश हो गया। एल शादी के दौरान गले में माला पहने एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठी राजी का दृश्य चंद्रन को याद आई। दर्द उसके दिल की रक्तवाहिकाओं को चाकू से काटने जैसा था। उसने कल्पना की कि अगले वर्ष बीए तृतीय वर्ष की लड़कियों में से एक उसके जाल में फंस जाए तो कैसा होगा। उसका हृदय गर्व, विजय और अभिमान की भावनाओं से भर गया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। हालांकि परस्पर विरोधी कल्पनाएं और उनकी परिणामी भावनाएं उसके दिल में फैल गईं, चाहे उसे यह पसंद आया या नहीं, और उसका ध्यान भटक गया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका ध्यान नोट्स लेने और प्रचुर मात्रा में किताबें पढ़ने के काम से पूरी तरह से न भटके। 10 दिनों में एक बार नागेश चंद्रन से मिलता था और उससे कॉलेज में होने वाली घटनाओं के बारे में बात करता था। राजेश्वरी की शादी के अलावा बात करने के लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था। 1 महीने की छुट्टी के बाद
जब चंद्रन वापस कॉलेज गया तो सभी ने उसकी ओर बड़े बड़े प्रश्न चिन्हों के साथ देखा, जैसे कोई मृत घोषित कर दिया गया व्यक्ति फिर से जीवित हो गया हो। चंद्रा ने भी किसी से बात करने की इच्छा नहीं दिखाया। चंद्रन प्रिंसिपल के कमरे में गया और औपचारिकता के लिए अपनी गर्दन थोड़ी झुका ली। अब आप ठीक हैं? जब प्राचार्य ने पूछा तो उसने हाँ का संक्षिप्त उत्तर दिया और रुक गया। चूंकि उन दोनों के लिए बात जारी रखना असुविधाजनक होगा, प्रिंसिपल ने कहा ठीक है और अपनी गर्दन हिलाकर इशारा किया मानो कह रहे हों आप जा सकते हैं। चंद्रन सीधे अपनी सीट पर चला गया। चंद्रन ने पूछताछकर्ताओं को बताया कि वह अपने गृहनगर गया था। यह हर किसी के लिए विश्वसनीय था। यदि कक्षे का कोई काम हो तो वह सीधे कक्षे में जाता था और अपनी सीट पर लौट आता था। चंद्रन ने खेल के मैदान या बरामदे में खड़े होकर छात्रों से बात करने से पूरी तरह परहेज किया। एक सप्ताह बाद राजेश्वरी भी छुट्टी से लौट आई। सभी लोग उसे ढूंढते हुए आए और उन्होंने शादी के बारे में पूछा। राजी ने बहुत उत्साह से उत्तर दिया। चंद्रन को अब उसकी शादी के बारे में पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। राजी ने चंद्रन को शादी का निमंत्रण नहीं भेजा। चंद्रन को यह बात बुरा नहीं लगी। जब चंद्रन और राजी अकेले थे तो राजी को उम्मीद थी कि चंद्रन उसकी शादी के बारे में पूछेगा। राजी ने सोचा कि उसे विवाहित और सुखी देखकर चंद्रन तड़पेगा। राजी चाहती थी कि चंद्रन उसे बधाई दे और दुखद भजन गाए, कम से कम अगले जन्म में हम साथ रहेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तमिल सिनेमा में एक असफल प्रेमी अपनी विवाहित प्रेमिका को आंसू बहाते हुए बधाई देता है। हालांकि चंद्रन के दिमाग में राजी के विचार अभी भी प्रबल थे। उसने अपना खाली समय किताबें पढ़ने, नोट्स लेने और अपने विचारों को निबंधों में लिखने में बिताया। वह अपने दोस्तों और उससे मिलने आने वाले छात्रों से जीवंत बातें करता था। चंद्रन ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने राजी बैठी थी। राजी इस मूक संघर्ष को सहन नहीं कर सकी और एक दिन जब वे दोनों अकेले थे, वह रोने लगी। चंद्रन को मालूम था कि राजी रोएगी। रोना राजी का आखिरी हथियार था जिसका इस्तेमाल वह चंद्रन को हराने के लिए करती थी है। इस बार उसने उस हथियार से चंद्रन के संकल्प तोड़ दिया। अगले दिन चंद्रन ने खुद बातचीत शुरू की। मैडम राजेश्वरी, आपने मुझे अपनी शादी का निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मिसेज राजेश्वरी बोलने के लिए चंद्रन झिझका। ऐसा लगा कि राजी अपना उत्तर तैयार रख रही थी। आप कॉलेज नहीं आए इसलिए मैं निमंत्रण नहीं दे सकी। राजी ने चंद्रन का चेहरा देख के बिना उत्तर दिया। आपके पास एक वैध कारण है। मेरी यह उम्मीद करना गलत था कि आप कॉलेज कार्यालय जाएंगी, मेरा पता पूछेंगी और 50 पैसे खर्च करके मुझे निमंत्रण भेजेंगी। मैंने यह जानने के लिए पूछा कि आप मुझे दोस्त के रूप में देखती हैं या दुश्मन के रूप में। राजी ने तुरंत कहा, जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं वैसे ही मैं भी आपके बारे में सोचती हूँ। राजी को अपना जवाब सही लगा। लेकिन वह जवाब सुनकर चंद्रन को चक्कर आया। अगर तुम भी मेरी तरह सोचती हो तो तुम्हें किसी दूसरे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी।
चंद्रन ने इन शब्दों को अपने मुंह से निकलने से रोक लिया। वह यह कहकर भ्रम पैदा नहीं करना चाहता था और न ही स्वयं को और अधिक संकट में डालना चाहता था। चंद्रन और राजी ने कई दिनों तक दोबारा बात नहीं की। उन्होंने आपस में मौन व्रत रखा। चंद्रन राजी की प्रेम और वासना की भावनाओं को ऐसे कुचल दिया जैसे वह खटमल को कुचल देता था। यद्यपि चंद्रन ने राजी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और अपनी इच्छाओं को दबाकर रखे इसलिए सभी के बीच चंद्रन की प्रतिष्ठा बढ़ गई। चंद्रन कसम खाकर राजी के सामने चला कि उसके मन में जो प्यार और वासना छिपाकर रखती थी उसे बाहर लाना या उसे अनदेखा करके उसे मौत तक यातना करना। चंद्रन यह साबित करना चाहता था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में पुरुषों के प्रति अधिक इच्छा होती है और स्त्रियां इस इच्छा को सतीत्व के बंधन से रोक नहीं सकती हैं। जैसे जीव विज्ञान के छात्र एक तेज चाकू से मेंढक को काटते हैं और उसके आंतरिक भागों को उजागर करते हैं, वैसे ही चंद्रन राजी की भावनाओं पर अत्याचार किया। चंद्रन ने उदासीनता और उपेक्षा जैसी तेज चाकुओं का इस्तेमाल किया। इस नारकीय पीड़ा को सहते हुए राजी ने अपने नए पारिवारिक जीवन में सांत्वना और खुशी खोजने की कोशिश की। राजी के गृहस्थ जीवन में एक आदमी था, लेकिन वह आदमी चंद्रन नहीं था जिसे वह चाहती थी। उसका पति इतना परिपक्व नहीं था कि उसके प्यार की भावनाओं को समझ सके। यही राजी के लिए निराशा और अवर्णनीय पीड़ा थी। सेक्स की भूख मिटाई गई। हालांकि वह एक राजकुमारी के लिए शाही दावत नहीं बन पाई जैसी वह चाहती थी। वह गुलामों को दी जाने वाली रोटी के सूखे टुकड़े की तरह था। कोई अन्य विकल्प न होने पर राजी ने उसे स्वीकार कर लिया और संतुष्ट होने का प्रयास किया। लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। जब उसकी बाहरी आंखें अपने पति को देखती थीं, तो भीतरी आंखें कहती थीं, हम सिर्फ चंद्रन को देखेंगे। जब उसने अपने पति को गले लगाया और संभोग किया, तब भी चंद्रन ही उसके हृदय में था। चंद्रन को पता चला कि कॉलेज में पत्रिका इतिहास के सहायक प्रोफेसर ज्ञान देसिकन के संपादकत्व में आ रहा था। उसने पत्रिका स्वीकार किया और यूं ही उसे दराज में रख दिया और अपना काम जारी रखा। अध्ययन अवकाश शुरू होने से पहले कॉलेज यूनियन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आमंत्रित किया गया। चाय पार्टी और कला शो का आयोजन किया गया। रघुत्तमन ने चंद्रन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उसे बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मैं आने की कोशिश करूंगा। रघु को चंद्रन के उत्तर पर कोई विश्वास नहीं था। यदि आप आएंगे तो मैं सम्मानित महसूस करूंगा। रघु के जोर देने पर चंद्रन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की। यदि मंच पर शान से बैठने वाले को दर्शक पंक्ति में बैठने को कहे तो वह कैसे बैठेगा? वह कैसे मानेगा? चंद्रन रघु के सम्मान के लिए अपना सम्मान छोड़ने को तैयार नहीं था। उस दिन वह कॉलेज से जल्दी निकल गया। एक दिन जीव विज्ञान की छात्रा राधा ने बेकाबू हंसी के साथ जो सवाल पूछा और जिस तरह से उसने इसका उत्तर दिया, वह अक्सर चंद्रन के दिमाग की आंखों में चमक जाता था और उसे खुशी मिलती थी। क्यों सर, मिस्टर चंद्रशेखर, आप इसी कॉलेज में हैं?
हालांकि राधा थोड़ी पतली और बेहद विनम्र दिखने वाली लड़की लगती थी, एल केवल आवाज कर्कश थी। चंद्रन ने अपनी आंखों से उसे उत्तर दिया, मुस्कुराया और उसके पास से चला गया। राधा का अनपूछा प्रश्न, तुम्हारे बारे में कुछ कहा गया है? क्या यह सच है? चंद्रन का अनकहा जवाब, सब कुछ सच है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन फिलहाल मैं अपना मुंह खोलने की स्थिति में नहीं हूँ। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।